हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग देखेंगे एडुटेरिया के 5000 वाले क्वेश्चन का सेट नंबर 81 और सेट नंबर 82। ठीक है, इससे पहले हम लोग 80 सेट का वीडियो हम लोग देख चुके हैं, जो कि प्लेलिस्ट में आपको क्रम वाइज जाके मिल जाएगा। ठीक है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, और आइए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। राज्य पुनर्गठन आयोग ने किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, और जिसकी स्थापना हुई थी 1953 में। ठीक है, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी, फजल आयोग की अध्यक्षता में। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं, किसी अवलंबनीय लोक महत्व के मामले पर तुरंत चर्चा करने के लिए स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। इस प्रकार के प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मामले पर तुरंत चर्चा करने के लिए स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। इस प्रकार के प्रस्ताव को लाने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन जो है वो आवश्यक होता है? तो 50 सदस्यों का। कितने सदस्यों का? 50 सदस्यों का। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, वित्तीय आपातकाल की घोषणा की मंजूरी देने के लिए संसद में किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होती है? तो वित्तीय आपात के लिए कौन सी बहुमत की आवश्यकता होती है? तो सामान्य बहुमत की। ऑप्शन नंबर ए, सामान्य बहुमत की। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं, संघीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं नहीं है? संघीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एकल नागरिकता। क्या है? एकल नागरिकता जो है संघीय संविधान की विशेषताएं नहीं है। संघीय संविधान की कौन सी विशेषताएं नहीं है? तो एकल नागरिकता। ठीक है, एकल नागरिकता जो है संघीय संविधान की विशेषताएं नहीं है। इसके बाद देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत एवं आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को जो है निर्धारित करने के लिए संसद में विशेष बहुमत एवं आधे से ज़्यादा राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति आवश्यकता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रीट सार्वजनिक प्राधिकरण एवं निजी व्यक्ति दोनों के खिलाफ जारी किया जा सकता है? कौन सा रीट? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है सरकारी एवं सार्वजनिक प्राधिकरण एवं निजी व्यक्ति दोनों के खिलाफ जारी किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, भारत में पुरुषों और स्त्रियों को संपूर्ण समता का उपबंध निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? पुरुषों और स्त्रियों की संपूर्ण समता का उपबंध किसमें किया गया है? तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 एवं अनुच्छेद 15 में। ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 14 एवं अनुच्छेद 15 में पुरुषों और स्त्रियों में संपूर्ण समता का उपबंध है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में अधिग्रहण किया गया? आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में अधिग्रहण किया गया है? तो जर्मनी के वीमर संविधान से। जर्मनी के वीमर संविधान से। ठीक है, और आपातकाल भी जर्मनी से ही लिया गया है। इसके बाद देखते हैं हम लोग, भारत का संविधान का अनुच्छेद 243 के निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 243 के जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग जो है वह संविधान के 243 के से संबंधित है। इसके बाद देखते हैं हम लोग, विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 10 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को, इधर हाल ही में मनाया है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग, राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संबंध पर आधारित है, ये गलत है। और राष्ट्रीय पंचांग 26 जनवरी 1950 को अपनाया था, ये भी गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11 का डी, ना तो 1 और ना तो 2। ठीक है, नोह कलिकाई जलप्रपात किस प्रदेश में है? नोह कलिकाई जलप्रपात किस प्रदेश में है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय में। नोह कलिकाई जो है वह मेघालय में स्थित है। कहाँ है? मेघालय में। इसके बाद देखते हैं, वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गर्भवती महिलाओं से है। किससे है? गर्भवती महिलाओं से है वंदे मातरम योजना का संबंध। इसके बाद देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संतूर जो है वह बदरुद्दीन डागर से संबंधित है, ये गलत है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग सर्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? सर्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ऑफियोलॉजी। क्या कहलाता है? ऑफियोलॉजी। क्या कहलाता है? सर्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑफियोलॉजी। इसके बाद देखते हैं हम लोग भारत का पहला समुद्री संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा? भारत का पहला समुद्री संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा? तो गुजरात में। कहाँ खोला जाएगा? गुजरात में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग भवानी काबनी जो दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है, ये किसकी सहायक नदी है? तो भवानी काबनी जो है किसकी सहायक नदी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कावेरी की। किसकी है? कावेरी की सहायक नदी है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माना दर्रा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में, ये गलत है। माना दर्रा अरुणाचल प्रदेश गलत है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से भारत का सबसे जो है गहरा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विशाखापट्टनम। क्या हो जाएगा? विशाखापट्टनम जो है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती हेतु सर्वाधिक उपयुक्त होती है? निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो काली मिट्टी। कौन सी होती है? काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर डी, काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। इसके बाद देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गैस सर्वाधिक उत्तरदायी है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो है सर्वाधिक उत्तरदायी कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 होता है। ठीक है, CO2। इसके बाद देखते हैं नोकरेक जैवमंडल नीचे मेघालय निम्नलिखित में से किस पहाड़ी का हिस्सा है? नोकरेक जैवमंडल किस पहाड़ी का हिस्सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गारो पहाड़ी का। किसका है? गारो पहाड़ी का हिस्सा है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं भारत श्रीलंका के बीच अवस्थित है। भारत श्रीलंका के बीच कौन कौन अवस्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलसंधि और मन्नार की खाड़ी। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग शेरशाह के समय मौजूदा सरकार पैदावार का कुल कितना लगान में वसूली करता था? कितना भाग जो था लगान में वसूली करता था? तो 1/3 भाग। उपज का 1/3 भाग जो है वह लगान वसूल लेता था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से किसमें 4 जुलाई 1776 को अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा पत्र अंगीकृत किया था? तो 4 जुलाई 1776 को अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र अंगीकृत किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने। द्वितीय कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने। ठीक है, इसने किया था, तो सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने अंगीकृत किया था। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश स्थलरुद्ध देश है? दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश स्थलरुद्ध देश है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पराग्वे। पराग्वे जो है वह दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, जो कि स्थलरुद्ध देश है। इसके बाद देखते हैं मनुष्य में शर्करा का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मनुष्य में शर्करा का जो पाचन है वो मुख गुहा से प्रारंभ होता है। कहाँ से होता है? मनुष्य में शर्करा का पाचन मुख गुहा से प्रारंभ होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मनुष्य के हृदय में किन कक्षों में अशुद्ध रक्त परिवहन होता है? मनुष्य के हृदय में किन कक्ष में अशुद्ध रक्त जो है परिवहन होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दायां अलिंद और दायां निलय में। कहाँ होता है? दायां अलिंद और दायां निलय में जो है वह अशुद्ध रक्त होता है। इसके बाद देखते हैं कौन सी क्रिया से ऊर्जा प्राप्त होती है? कौन सी क्रिया से ऊर्जा प्राप्त होती है? तो पोषण से जो है ऊर्जा प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है ऊर्जा? पोषण से। इसके बाद देखते हैं हम लोग यूकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? यूकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली जो बनी होती है वो फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड की जो होती है यूकैरियोटिक कोशिका सेल में प्लाज्मा झिल्ली से बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली जो है फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं यदि किसी व्यक्ति को गलत समूह का रक्त दे दिया जाए तो निम्नलिखित में से क्या परिणाम होगा? अगर उसको गलत समूह का रक्त दे दिया जाए तो उसका जो है RBC का संश्लेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? RBC का संश्लेषण हो जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग से आराम मिलता है? मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के उपयोग से आराम मिलता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बेकिंग सोडा। क्या हो जाएगा? बेकिंग सोडा।
इसके बाद देखते हैं दो सेलों से बनी बैटरी में क्या होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक सेल का धनात्मक सिरे दूसरे सेल के ऋणात्मक सिरे से जुड़ा हो रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, एक सेल का धनात्मक सिरा दूसरे सेल के ऋणात्मक सिरे से जुड़ा होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं तेल एवं जल के मिश्रण से उसमें अवयवों को निम्नांकित में से किस विधि द्वारा अलग किया जाता है। तेल और जल के मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है उनके अवयवों को, इसका आंसर क्या हो जाएगा, निथारना विधि से। किस विधि से, निथारना विधि से। इसके बाद देखते हैं दूध से दही बनना किस प्रकार के परिवर्तन की श्रेणी में आता है। दूध से दही बनना ये अनुत्क्रमणीय परिवर्तन किस परिवर्तन में, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन में आता है। ठीक है, दूध से दही बनना। इसके बाद देखते हैं हम लोग प्रतिबल का एसआई मात्रक क्या होता है। प्रतिबल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका आंसर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर प्रतिबल। इसके बाद देखते हैं निम्नांकित में से प्राकृतिक सूचक है। निम्नांकित में से कौन प्राकृतिक सूचक है, तो लिटमस और हल्दी का रस, चाइना गुलाब, उपयुक्त में से सभी। क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। इसके बाद देखते हैं मिट्टी में अपमार्जक कौन सा होता है। मिट्टी में अपमार्जक कौन होता है, तो जीवाणु। कौन होता है, जीवाणु जो मिट्टी में अपमार्जक होता है। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से किसने अपनी पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को विशिष्ट वर्णन किया है। किसने अपनी पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट वर्णन किया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज ने अपने पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट वर्णन किया है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थल जो घग्गर नदी के किनारे बसा है। सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थल जो घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कालीबंगा। कालीबंगा जो है वह घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मध्यकालीन संतों का कालाक्रमानुसार सजाइए। क्या हो जाएगा, सही काल के अनुसार उनको सजाना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य और वल्लभाचार्य। इसमें क्या लिख रहा है, इसमें आपको लिखना है शर्माओ मत। क्या लिखना है, शर्माओ मत। स से हो जाएगा शंकराचार्य, र से हो जाएगा रामानुजाचार्य, म से हो जाएगा माधवाचार्य और व से हो जाएगा वल्लभाचार्य। ठीक है, शर्माओं से याद रखिएगा। ठीक है इसको। इसके बाद देखते हैं आप हम लोग कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें मिलान करने वाली सूची है। ठीक है, इनमें से कौन सही सुमेलित है, याद रखिएगा। सही सुमेलित कौन है, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है वो पिंडारियों का दमन, ये जो है सही सुमेलित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ये सही सुमेलित है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग महारानी लक्ष्मीबाई ने 1897 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म जानते हैं कहाँ हुआ था, इनका जन्म हुआ था वाराणसी में। कहाँ हुआ था, वाराणसी में। इसके बाद देखते हैं एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट में लड़कियों की विवाह की आयु निर्धारित की गई थी कितनी, तो लड़कियों की एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट में लड़कियों की जो विवाह की जो आयु थी वो निर्धारित की थी 12 वर्ष। याद रखिए कितनी, 12 वर्ष। ठीक है, इसके बाद देखते हैं दक्कन कृषक राहत अधिनियम। दक्कन कृषक राहत अधिनियम कब पारित किया गया था, तो दक्कन कृषक राहत अधिनियम कब पारित किया गया था, इसका आंसर हो जाएगा 1879 यानी कि 1879 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग निम्नलिखित में से किसके संस्थापक भगत सिंह नहीं थे। किसके संस्थापक भगत सिंह नहीं थे, तो इसका आंसर हो जाएगा इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक भगत सिंह नहीं थे। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक भगत सिंह नहीं थे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग एस्ट्रोजन किसके द्वारा स्रावित होता है। एस्ट्रोजन जो है वह अंडाशय के द्वारा स्रावित होता है। एस्ट्रोजन किसके द्वारा स्रावित होता है, तो अंडाशय के द्वारा एस्ट्रोजन स्रावित होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग प्रसिद्ध पर्वत पिंडसर किस भारत के किस राज्य में है। पिंडसर जो है वो उत्तराखंड में है। कहाँ है, पिंडसर उत्तराखंड में है। इसके बाद देखते हैं हम लोग जीएसटी के विभिन्न दरों के संदर्भ में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है। जीएसटी के विभिन्न दरों में संदर्भ में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो जीएसटी परिषद को। किसको है, जीएसटी परिषद को। ऑप्शन नंबर सी जीएसटी परिषद को। इसके बाद हम लोग देखते हैं निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण करता है। कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है सबसे कम प्रदूषण करता है पर्यावरण में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो कालीबंगा नदी जो है वो लूनी नदी है, सुमेलित नहीं। क्योंकि कालीबंगा नदी भी हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखा था, क्या देखा था, वो घग्गर नदी के किनारे है। कहाँ है, घग्गर नदी के किनारे। ठीक है, घग्गर नदी के किनारे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन
किस उपनिषद में सभी आश्रम व्यवस्था वर्णन का वर्णन मिलता है? किस उपनिषद में सभी आश्रम व्यवस्था का वर्णन मिलता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ज्वालोपनिषद में सभी आश्रम व्यवस्था का वर्णन मिलता है। ज्वालोपनिषद में सभी आश्रम व्यवस्था का वर्णन मिलता है। किस उपनिषद में? ज्वालोपनिषद में, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं महाराणा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन बने थे? महाराणा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन बने थे? तो खड़क सिंह। खड़क सिंह जो है वह महाराणा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी बने थे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं किताबुल यामिनी किसकी रचना है? किताबुल यामिनी किसकी रचना है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किताबुल यामिनी जो है उतबी की रचना है। किसकी रचना है? किताबुल यामिनी उतबी की रचना है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हेक्टर मुनरो किससे संबंधित था? तो हेक्टर मुनरो किससे संबंधित था? हेक्टर मुनरो तो वह बक्सर के युद्ध से संबंधित था। किससे संबंधित था? बक्सर के युद्ध से संबंधित था, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नाट्यशास्त्र किसकी रचना है? नाट्यशास्त्र किसकी रचना है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाट्यशास्त्र जो है वह भरत मुनि की रचना है। किसकी रचना है? नाट्यशास्त्र भरत मुनि की रचना है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं साई का यानी भारत सरकार ने भारतीय खेल प्राधिकरण साई की स्थापना कब की थी? साई की स्थापना कब की थी भारत सरकार ने? तो 1984 में 1984 में साई का स्थापना हुआ था, ठीक है। इसके बाद देखते हैं किस वर्ष भारतीय नोटों पर महात्मा गांधी का चित्र अंकित किया जाने लगा? किस वर्ष से? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1996 से भारतीय नोटों पर महात्मा गांधी का चित्र जो है अंकित किया जाने लगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं मुगल शासक अकबर ने किस सिख गुरु से गोइंदवाल जाकर भेंट की और उसकी पुत्री बीबी भानी को कुछ जमीन दी थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गुरु अमरदास से जाकर भेंट की थी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग निम्नलिखित में से कौन सा कर संघ सरकार द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा एकत्रित और विनियोजित किया जाता है? कौन सा कर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा स्टाम्प ड्यूटी। स्टाम्प ड्यूटी जो है वह जो संघ सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन राज्यों द्वारा एकत्रित और विनियोजित किया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग भारत में विदेशी मुद्रा का भंडार का रख रखाव कौन करता है? भारत में विदेशी मुद्रा का भंडार का रख रखाव कौन करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक। कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग प्रति व्यक्ति आय निकाला जाता है। प्रति व्यक्ति आय जो है निकाला जाता है कैसे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या, ठीक है, यानी जनसंख्या। इसके बाद देखते हैं हम लोग भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन। क्या है? अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन जो है भारत सरकार के राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है कहाँ पर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद में। सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ है? तो हैदराबाद में। इसके बाद देखते हैं हम लोग पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम कौन सा है? तो मालाबार तटीय मैदान। क्या हो जाएगा? मालाबार तटीय मैदान जो है पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य भाग है। इसके बाद देखते हैं हैदराबाद जो मूसी नदी के किनारे अवस्थित है। हैदराबाद जो मूसी नदी के किनारे अवस्थित है, यह किसकी सहायक नदी है? तो मूसी नदी किसकी सहायक नदी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कृष्णा नदी की। मूसी नदी जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए। ओजोन परत को क्षरण से रोकने के लिए जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं दिन रात जिसके कारण होते हैं। दिन रात किसके कारण होते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भू परिभ्रमण से, ठीक है। जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है उसके कारण दिन और रात होती है। इसके बाद देखते हैं मेघालय के पठार के 3 भागों में बांटा गया है, गारो, खासी और जयंतिया पढ़ाई। इसका विभाजन किस आधार पर किया गया है? तो इसका विभाजन जो है वह जनजातियों के आधार पर किया गया है। किस आधार पर? जनजातियों के आधार पर किया गया है। इसके बाद देखते हैं निम्न भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा पर स्थित नहीं है? तो निम्न भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा पर स्थित नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। उड़ीसा जो है वह कर्क रेखा पर स्थित नहीं है। कर्क रेखा पे 8 राज्य हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाइजेनबर्ग अपवर्जन का नियम। ये गलत है, ठीक है। हाइजेनबर्ग जो है अपवर्तन का नियम नहीं दिया था, ठीक है।
निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि फ्यूज सदैव पर समांतर क्रम में जुड़ा रहता है, ये गलत है। विद्युत फ्यूज समांतर तांबा तथा टीन का मिश्र धातु होता है, ये भी गलत है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा हिंद महासागर में गर्म एवं अस्थायी जलधारा है? निम्नलिखित में से कौन सा हिंद महासागर में गर्म एवं अस्थायी जलधारा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मोजाम्बिक जलधारा। मोजाम्बिक जलधारा हिंद महासागर का गर्म एवं अस्थायी जलधारा है। इसके बाद देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण जिम्मेवार कारक है? ग्लोबल वार्मिंग हेतु कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? धान की फसल। क्या हो जाएगा? धान की फसल। ठीक है, इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में दक्षिण दिशा से नहीं मिलती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में दक्षिण दिशा से नहीं मिलती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा महानंदा नदी। क्या हो जाएगा? महानंदा नदी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं मैदान एवं पर्वत तल के बीच उठे समतल भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? मैदान एवं पर्वत तल के बीच उठे समतल भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पर्वतपदीय पठार। क्या बोलते हैं? पर्वतपदीय पठार। मैदान एवं पर्वत तल के बीच स्थित उठे भाग को पर्वतपदीय पठार कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं यदि लोकसभा में बजट पारित नहीं होता है तो, यदि लोकसभा में बजट पारित नहीं हो पाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखते हैं नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने के लिए राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने के लिए राज्यसभा में उपस्थित मतदान देने वालों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2/3। कितना हो जाएगा? 2/3। इसके बाद देखते हैं संसद के संयुक्त अधिवेशन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? संसद के संयुक्त अधिवेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? धन विधेयक संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए भी इस संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, ये गलत है। ठीक है, धन विधेयक और संविधान संशोधन पारित करने के लिए संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार के लेखाओं का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है, जिसे वह संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखता है। इसके उपरांत संसद की किस समिति इसकी जांच करती है? कौन सी समिति इसकी जांच करती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति इसकी जांच करती है। इसके बाद देखते हैं भारत की संचित निधि पर भारित व्यय निम्नलिखित में से कौन नहीं है? भारत की संचित निधि पर भारित व्यय को निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन एवं भत्ता जो है संचित निधि के पर भारित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं किसी राज्य के विधान परिषद के सदस्य संख्या, किसी राज्य के विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की किस संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए? कितनी अधिक नहीं होनी चाहिए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 32 का ऑप्शन नंबर बी, 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। 1/3 से अधिक। राष्ट्रीय आपात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो राष्ट्रीय आपात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो राष्ट्रीय आपात के समय राज्य सरकारें निलंबित कर दी जाती हैं, ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखते हैं हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो कौन सा अवक्षेप का रंग कैसा होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाला अवक्षेप का रंग कैसा होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सफ़ेद होता है। कैसा होता है? सफ़ेद होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं किस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकार पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने का प्रयास करेगा? किस अनुच्छेद के तहत? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 47 के तहत। किससे? अनुच्छेद 47 के तहत। इसके बाद देखते हैं प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में बट जाती है, क्योंकि प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य की प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में बट जाती है, तो किस कारण से? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा प्रिज्म की दोनों सतहों पर किरणों का विचलन होता है। प्रिज्म की दोनों सतहों पर किरणों का विचलन होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग उत्प्लावन बल निर्भर करता है। उत्प्लावन बल निर्भर करता है, तो इसका आंसर किस पे निर्भर करता है? तो विस्थापित द्रव के घनत्व पर। विस्थापित द्रव के
घनत्व पर। इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, किस निम्नलिखित में से किस चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर विपरीत दिशा में चुंबकित होता है, तो वह कौन सा पदार्थ है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? वह प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। इसके बाद देखते हैं हम लोग, चोट लगने पर रक्तस्राव को रोकने तथा रक्त जमने में कौन सा तत्व सहायक है? चोट लगने पर रक्तस्राव को रोकने एवं रक्त जमने में कौन सा तत्व सहायक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा थ्रोम्बोसाइट्स। क्या हो जाएगा? थ्रोम्बोसाइट्स। इसके बाद देखते हैं हम लोग, केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बनिक यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? केवल कार्बन एवं हाइड्रोजन वाले कार्बनिक यौगिक क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोकार्बन। क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। इसके बाद देखते हैं, पित्त लवण निम्नलिखित में से कौन सी विटामिनों का आहार नाल द्वारा अवशोषण करने में मदद करता है? पित्त लवण निम्न में से कौन सी विटामिनों की आहार नाल द्वारा अवशोषण में मदद करते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ADEK। विटामिन ADEK का अवशोषण में मदद करता है कौन? पित्त लवण। ठीक है। इसके बाद देखते हैं, जल की कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्तरदायी है? जल की कठोरता के लिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल की कठोरता के लिए कैल्शियम एवं मैग्नीशियम है उत्तरदायी। कौन है? कैल्शियम एवं मैग्नीशियम उत्तरदायी है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग, एक द्विधनात्मक आयन M का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 14 है तो तथा परमाणु भार 56 है, तो इसके नाभिक में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? इसके नाभिक में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 43 का भी 32। कितनी हो जाएगी? 32। ठीक है। इसके बाद देखते हैं, विलयन का सबसे प्रमुख गुण है। विलयन का सबसे प्रमुख गुण है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विलयन का सबसे प्रमुख गुण है समांग होना। क्या है? समांग होना। ऑप्शन नंबर A समांग होना। इसके बाद देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिबंधक तत्व है? निम्नलिखित में से कौन सा त्रिबंधक तत्व है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वह त्रिबंधक तत्व है। इसके बाद देखते हैं, आवर्त सारणी के किस उपवर्ग में हैलोजन वर्ग को हैलोजन वर्ग कहा गया है? आवर्त सारणी के किस उपवर्ग को हैलोजन वर्ग कहा गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7A। 7A को क्या कहा गया है? हैलोजन वर्ग कहा गया। ठीक है। इसके बाद देखते हैं, रासायनिक रूप से इंसुलिन क्या है? रासायनिक रूप से इंसुलिन क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पेप्टाइड। क्या है? पेप्टाइड है। क्या है? रासायनिक रूप से इंसुलिन क्या है? तो पेप्टाइड है। इसके बाद देखते हैं, ये मिलान करने वाली सूची है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, बायोगैस और भूतापीय ऊर्जा। इनमें से सभी हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है। इनमें से ये सभी हो जाएगा। सभी जो है ऊर्जा के गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, बायोगैस और भूतापीय ऊर्जा। ठीक है। इसके बाद देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक कृत्रिम बंदरगाह नहीं है? कौन भारत का एक कृत्रिम बंदरगाह नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कोच्चि। कोच्चि जो है भारत का कृत्रिम बंदरगाह नहीं है। ऑप्शन नंबर C। कृत्रिम जो है बंदरगाह नहीं है कौन? कोच्चि। इसके बाद देखते हैं, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, लिम्बू जनजाति निम्नलिखित में से किस राज्य में निवास करते हैं? तो लिम्बू जनजाति जो है भारत के सिक्किम राज्य में निवास करते हैं। कहाँ निवास करते हैं? सिक्किम राज्य में। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने देखा सेट नंबर 81 और सेट नंबर 82। ठीक है। बाकी 80 वीडियो का आपको प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे प्रयास आपको कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताएं।